अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 10 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उसके, ये सब। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। स्टार्ट करने से पहले दो लाइन हेनरी फेयोल के बारे में। हेनरी फेयोल वाज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। ओके, ये आप याद रख लो। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। ये भी आप याद रख लो। अब आप बोलोगे सर ये बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप इतना याद रख लो कि हेनरी फेयोल का जन्म कब और कहां हुआ था, एंड ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। अब आते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। हाउ मेनी प्रिंसिपल इज डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल? 14 प्रिंसिपल्स। 14 principles are given by Henry Fayol, and let's start with the first one. The first one is division of work. Work मतलब काम, division मतलब डिवाइड करना। काम को डिवाइड करो। हेनरी फेयोल बोलते थे कि काम को डिवाइड करो आप। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ये समझो, अगर मान लो आप खुद ही सोचो, एक ही काम, एक ही इंसान को, एक ही एम्प्लॉय को बहुत सारा काम दे दिया जाए, बहुत सारा बर्डन दे दिया जाए, ये सब हो नहीं सकेगा, या फिर बहुत हड़बड़ी में करेगा। ये सब आप एक ही पर्सन को ज्यादा दे दोगे, जैसे ये सब 3 आदमी का काम एक आदमी को दे दोगे, एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को दे दोगे, तो काम भी नहीं होगा ठीक से, ना समय पे होगा, ना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, कुछ भी सही तरीके से नहीं होगा। तो हेनरी फेयोल ने बोला था कि आपको काम को डिवाइड कर देना है। ओके, छोटे छोटे टास्क में। अब ये पूरा काम है, मान लो ये पूरा काम एग्जाम्पल, और इसको डिवाइड कर दो, इसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। ओके, छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर दो, ताकि एक पर्सन पे, एक एम्प्लॉय पे बर्डन ना पड़े, ओके, बोझ ना लगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट, एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, एक ही पर्सन को सारा काम देने से अच्छा है, ओके, वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन्ड टू वन पर्सन। एक एक टास्क एक एक पर्सन को दे दो, या फिर एक एक ग्रुप को दे दो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, है कि नहीं? आप एक एक ग्रुप को दे दो, एक ग्रुप में 5 पर्सन है, 5 एम्प्लॉय है एक ग्रुप का। ओके, तो आप ऐसे कर दो, तो सीधी बात है, एक पर्सन, एक एम्प्लॉय पे बर्डन नहीं होना चाहिए। काम को बांट दिया जाए और काम इस हिसाब से दिया जाए जिसमें वो परफेक्ट है, जिसमें उसका एक्सपीरियंस है, जिसमें उसका आपका क्या है, क्वालिफिकेशन है। ओके, पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, जिसपे उसका कैपेबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है और पास्ट एक्सपीरियंस है। ओके, उस हिसाब से अगर किसी का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग में, ये सुनो, अब आप उसका काम दे रहे हो मार्केटिंग का, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर किसी का बैकग्राउंड है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है मार्केटिंग में, ये सुनो, MBA करके आया है मार्केटिंग में, और आप अकाउंटिंग में दे रहे हो, तो ये गलत बात है। ये सुनो, तो आपको इसे ध्यान में रखते हुए करना है। तो बहुत सही बात है, ये सुनो, हेनरी फेयोल द्वारा पहला प्रिंसिपल, ये सुनो, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है पहले समझते हैं। ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने का पावर, किसी को ऑथोरिटी मिला, सही बात है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, ये आपका ड्यूटी है कि आपको जॉब कंप्लीट करना ही है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने वादा किया है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस। यहां देखो, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस भी होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो, मान लो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए विद इन 1 वीक। एक वीक में 100 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है प्रोडक्ट। ओके, पर आपको अथॉरिटी नहीं दिया जा रहा है रॉ मटेरियल परचेस करने का, रॉ मटेरियल परचेस करने का अथॉरिटी नहीं है आपको, तब कैसे होगा? आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी दो, ओके, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा। ओके, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल। ओके, चीजों को सिंपल रखो हमेशा, हमेशा। तो क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आराम से आपको याद आ जाएगा। ओके, और समझना है। ओके, याद करोगे तो क्या भूल भी सकते हो, समझोगे तो नहीं भूलोगे। ओके,
तो ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, आपका ड्यूटी है जॉब कंप्लीट करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस, ये आप याद रखना, बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन का 100 यूनिट, तो रॉ मटेरियल खरीदने का भी ऑथोरिटी मिलना चाहिए। नेक्स्ट, डिसिप्लिन, कौन नहीं जानता है, ये जानो, ये तो आप लोग को पता ही है, स्कूल कॉलेजेस में बोला जाता है कि बी इन डिसिप्लिन, ये जानो। तो डिसिप्लिन वे में कोई भी काम चाहे कोई भी काम हो, आप पढ़ाई हो, ये जानो, चाहे कोई अदर वर्क हो, अगर डिसिप्लिन वे में होता है सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, आपको सक्सेस मिलेगा ही। ओके, आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करो, सुबह उठ के अपना सुबह उठो, जो आपको अच्छा लगता है सुबह पढ़ो, फिर दिन में पढ़ो, रात को पढ़ो, जैसे आपका शेड्यूल है, ओके, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी डिसिप्लिन वे में, रेगुलर वे में। तो डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है उसका पालन करते हुए चलो, तब ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव होगा और आपका इंडिविजुअल गोल भी अचीव होगा, जरूर होगा। व्हिच इज नेसेसरी फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग होता है ऑर्गेनाइजेशन, बस बहुत ही जरूरी है ये सिस्टमैटिकली चलना। डिसिप्लिन वे में रहेगा तो सब सिस्टम से चलेगा, सिस्टमैटिक वे में रहेगा, ये चलो, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, कंफ्लिक्ट नहीं होगा, केओस नहीं होगा, ये सुनो, दिक्कत ही नहीं आएगी, दिक्कत। ओके, सो डिसिप्लिन बहुत ही आसान है। यूनिटी ऑफ कमांड, अब यहां समझो, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। सबसे पहली बात तो सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, जूनियर्स, सुपेरियर मतलब क्या होता है, सीनियर्स। ये तो पहले आप लिख लो, ओके, लिख लो। आप एक काम करो, नोटबुक और पेन निकाल के मैं समझा रहा हूँ, आप लिखते चले जाओ, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा लो, अब आप बोलोगे कि सर मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, पर लिखोगे ना, लगातार आपका जब हो जाएगा, लिखते लिखते आप जब पढ़ोगे सुनोगे, आपको फिर तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। ओके, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस, एक बॉस से कमांड मिलना चाहिए। ये समझो, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे 3 बॉस है, 1 2 3, 3 बॉस है। ये बोल रहा है कि डिस्काउंट दे दो 2%, आप एक प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट दो, ये बोल रहा है कि आप डिस्काउंट दो 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। चलो 2 ही बॉस है, 3 बॉस ज्यादा हो जाएगा। तो अब एम्प्लॉय किसकी सुने, एक बोल रहा है 10% डिस्काउंट दे दो, सेल बढ़ेगा, एक बोल रहा है नहीं तुम 5% से ज्यादा नहीं दे सकते, ये तो फिर तो 2 का बात सुनेगा बेचारा, खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, काम ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही पर्सन से ऑर्डर रिसीव होनी चाहिए, एक ही सीनियर होना चाहिए, एक ही सुपेरियर होना चाहिए सबऑर्डिनेट के लिए। ओके, गॉट इट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपेरियर। ओके, नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान, दैट इज एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर एंड एम्प्लॉई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। देखो, कोई इधर जा रहा है, कोई पर्सन इधर मूव कर रहा है, कोई एम्प्लॉय इधर मूव कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट इधर कर रहा है, सबका अपना अपना डायरेक्शन बना लिए हैं लोग, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा ही नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल है इधर ऊपर की तरफ। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ऊपर की तरफ, तो कैसे होगा, तो सबका डायरेक्शन सेम वे में होना होगा। ओके, जितने भी एम्प्लॉय है डायरेक्शन सेम वे में होना होगा, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान। सबसे पहली बात तो एक ही प्लान होना पड़ेगा एंड द एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर, सारे मेंबर जो एफर्ट डाल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए एक ही डायरेक्शन में करें। ओके, सो क्या होता है, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, वरना दिक्कत हो जाएगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो आई होप अभी 5 आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, देख के डरना नहीं है, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। हेनरी फ्योल क्या बोल देते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसे आप समझिएगा, टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉय जो मान लो आप, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है,
और एक ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑब्जेक्टिव होता ही है, ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ हेनरी फयोल बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बाद में देखना आप, ओके, इनको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़ा नीचे रखा जाए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो जनरल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको ऊपर रखा जाए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए, बाद में आप अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका वो बाद में देखो, आप पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन मतलब कुछ नीचे वाला है कि नहीं, सबऑर्डिनेट मतलब क्या था, जूनियर, सुपेरियर मतलब सीनियर, तो वही सबऑर्डिनेट मतलब पहले, बाद में आप देखो थोड़ा नीचे आता है, सबऑर्डिनेशन मतलब बाद में आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखना, पहले आप जनरल इंटरेस्ट को ध्यान दो। जनरल इंटरेस्ट मींस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। मतलब इसका मतलब यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि हेनरी फयोल इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फयोल बोल रहे हैं कि द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को दिया जाए और बाद में इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है उसको देखा जाए। हो गया। इन द ऑर्गेनाइजेशन द ऑल द एम्प्लॉय आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव। सही बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय अपने अपना ऑब्जेक्टिव लेके काम कर रहा है, ये सब कुछ सोच के आए हुए, सब कुछ सोच के जुड़े हुए। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, तब तो ठीक है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ ग्रुप आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, बोथ ग्रुप मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एम्प्लॉय, ओके, अगर ऑब्जेक्टिव दोनों ग्रुप का, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एम्प्लॉय, दोनों ग्रुप का अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, देन द मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकंसाइल, तब मैनेजर को रिकंसाइल मतलब दोनों के ऑब्जेक्टिव को सेम करने की कोशिश करना चाहिए, ओके। रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रिकंसाइल मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है विद ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल को बोलना चाहिए कि आप पहले आप इसको देखो, पहले ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देखो। मैनेजर मतलब ट्राई करना चाहिए कि एम्प्लॉय को समझाने का कि पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखो, बाद में आप अपना इंटरेस्ट देखना, ओके। एंड इफ और अगर इट इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, देन इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सैक्रिफाइस। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो भी है उसको आपको सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल बाद में आता है, पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल आता है, ओके। सो द इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए आपको अपना इंडिविजुअल पर्सनल गोल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव सैक्रिफाइस भी करना पड़े, तो आपको सैक्रिफाइस करना होगा, ओके। सो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि फर्स्ट आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखो, बाद में आपका सेकेंडली ये आता है। कोई दिक्कत, ये पूरा लाइन का मतलब यही है कि पहले इसको प्रायोरिटी दो, बाद में आप अपना इंडिविजुअल या फिर जो भी एम्प्लॉय का अपना ऑब्जेक्टिव होगा, अपना गोल होगा, वो बाद में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप एक एग्जांपल ले लो कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो रॉ मटेरियल आप देखो कि कहां से अच्छा है, ये सुनो, सस्ता और टिकाऊ, मतलब जो अच्छे रेट में मिले और जो अच्छा हो, क्वालिटी भी उसका अच्छा हो, तो आप वहां से लो। ये नहीं कि आप कैसा भी क्वालिटी, आपका मतलब किसी आपका भाई का दुकान, भाई का मतलब मान लो इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल का, ये सुनो, तो आप ये नहीं कि आप अपने फायदे के लिए आप अपने भाई के पास चले गए, ब्रदर के पास चले गए और वहां से ले आए, चाहे कैसा भी रॉ मटेरियल हो, क्वालिटी कैसा भी हो, आप अपने कमाने के चक्कर में वहां से ले आए, तो ये नहीं करना है, ओके। ये जस्ट एन एग्जांपल, समझ में आ गया? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, सेकंड इंडिविजुअल और एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन, बहुत ही आसान। जो भी सैलरी या वेजेस होते हैं, जो एक तो मेहनत करते हैं दिन रात, ये सुनो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सुनो, एम्प्लॉय, तो जो मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको सैलरी और वेजेस भी दिया जाए, ये हेनरी फयोल का मानना था। तब उनका इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना वो इंटरेस्ट खो देंगे, मन नहीं करेगा, वो सोचेंगे कि मुझे इतना, मैं इतना काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को इतना दे रहा हूँ, मुझे उसके बदले रिटर्न नहीं मिल रहा है, अच्छा, ओके। तो जो हो, जो हिसाब का बैठे
उसको देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। बहुत ही आसान। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए अब यहां समझिए सेंट्रलाइजेशन, एक देखिए मैं एक एग्जांपल कर देता हूं। एक सेंट्रल बॉडी होता है और स्टेट्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रल में जो बैठा हुआ है गवर्नमेंट है कि नहीं, गवर्नमेंट बैठे हुए हैं और बाकी सारे स्टेट्स, ओके, बाकी सारे स्टेट। तो सेंटर से ऑर्डर आता है, ये सुनो, बाकी सारे फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर ही सिर्फ ऑर्डर देता है, सेंटर ही रूल बनाता है। यहां से भी पूछा जाता है कि आप भी बताओ, आपका कुछ राय है तो आप भी दो, ये सुनो, आपका कोई ओपिनियन है तो आप भी बोलो, ये सुनो। तो ऐसे चलता है, ये सुनो। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि टॉप लेवल से ऑर्डर आना। ये तो हो गया सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि टॉप लेवल से ऑर्डर आना, टॉप लेवल वाले जो बोल रहे हैं वो मतलब बाकी लोग कर रहे हैं, ओके। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि आप ये भी कर रहे हो कि आप उनसे भी पूछ रहे हो कि आप भी बताओ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि सारे ऑर्डर आप नहीं दे रहे हो, कुछ ओपिनियन आप भी बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, टॉप लेवल वाले बोल रहे हैं, सेंट्रल बोल रहा है कि आप भी बोलो आपका क्या ओपिनियन है, आपका इसमें राय क्या है, आप उनसे भी पूछ रहे हो। तो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर मान लो सिर्फ आप ही ऑर्डर दे रहे हो, वहां से कोई मतलब ही नहीं है, पूछ नहीं रहे, तो बाकी लोग बोलेंगे कि हम लोग से तो कुछ पूछा ही नहीं जाता है, अपना ही जो ऑर्डर है जो बनाते हैं अपना ही बनाते रहते हैं, हम लोग से ना कुछ पूछा ही नहीं जाता है। स्टेट बोलेगा उसी तरीके से यहाँ पे स्टेट क्या है, अब स्टेट क्या है यहाँ पे एम्प्लॉय बोलेगा कि टॉप लेवल वाले बना रहे हैं जो भी, हम लोग से कुछ भी नहीं पूछते हैं, कोई ओपिनियन भी नहीं लेते हैं, ये समझो कि कैसे करना चाहिए। तो उसे बोला जाता है, वो हो गया सेंट्रलाइजेशन, सेंटर से ऑर्डर है। और डिसेंट्रलाइजेशन कब होगा, जब टॉप लेवल वाले बोलेंगे कि हाँ आप लोग भी बताओ, है ना, आप लोग भी बताओ, आप लोग का क्या ओपिनियन है, तो वो हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब सिर्फ टॉप से ऑर्डर आना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब नीचे वालों से भी पूछना, मिडिल लेवल लोअर लेवल वालों से भी ओपिनियन जानना। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ यही ऑर्डर दे रहा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यही से पूछा जा रहा है, ओके, सिर्फ लोअर लेवल से, दोनों का, दोनों मिल बांट के करना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड ऑफ टॉप लेवल। टॉप लेवल पे है, कुछ हाथों में है, टॉप लेवल के जो रहते हैं सीईओ, सीओओ, बॉस लोग, ये सब उनके हाथ में है। और डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल, हर लेवल में आप पावर दो, हर लेवल में ऐसा बोलो कि आप लोग भी बताओ, आप लोग भी अपना ओपिनियन बताओ, इतना होना चाहिए, ओके। तब ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। और सेंट्रलाइजेशन मतलब जो सेंटर के पास पावर है, ओके। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप उनको भी बोल रहे हो कि आप भी बताओ, आपका क्या ओपिनियन है, सारे लेवल में दे रहे हो, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ओके, सारे डिपार्टमेंट को, सारे मैनेजर को, कि आप सारे एम्प्लॉय को कि आप लोग भी बताओ। तो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ओके। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होना चाहिए, ओके, दोनों होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल ए कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप सारा नीचे वाले पे ही छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं, और ये नहीं कि सारा डिसीजन आप खुद ही लिए जा रहे हो, दोनों होना चाहिए, ओके। बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, there must be combination of both depending upon the nature and size of the organization। nature and size भी डिपेंड करता है। अगर मान लो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का साइज है तो वहां तो होना ही चाहिए, ये चलो, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं और 10 लोग रहते हैं तब तो चलता है, तब तो ऊपर वाले भी जो बोलेंगे वो हो जाएगा, ओके। सॉरी, नेक्स्ट समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट नंबर 9, ओके। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, आई नो, है ना, वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि 14 प्रिंसिपल मैं चाहता हूं एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ओके। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ऑर्डर का मतलब फ्योल बोलते हैं हर चीज का एक जगह होता है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना नहीं, प्रॉपर प्लेस ऑफ ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर है, प्रॉपर जगह है हर चीज का। आपका बुक्स रखने का एक ऑर्डर है, आप एक ऑर्डर में रखते हो, ये सब अकाउंट्स का बुक, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, है ना, सारा नोट्स आप अच्छे से रखते हो, ये सब। तो उसी तरीके से हर टूल्स का, हर मशीन का एक ऑर्डर है। मान लो फॉर एग्जांपल
आपने एक एम्प्लॉय को बोला, आपने वर्कर को बोला, लेबर को कि जाओ ये टूल लेके आओ, ओके, वो जाके ऊपर थर्ड फ्लोर पे ढूंढ रहा है, ओके, पता ही नहीं। तो हर चीज का एक स्लैब होना चाहिए, हर चीज का एक मतलब सब बनाया हुआ रहना चाहिए, लिखा हुआ रहना चाहिए कि यहाँ पे ये गया, जाए, जाके मतलब जाते ही मिल जाए, ओके। अब जाके ढूंढ रहा है, आना जाना, उसका टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, कैसा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, ये बोलते हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, कैसा ना, वेजेस वर्कर्स का टाइम वेस्ट ना हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ओके, क्लियर, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब इक्वल, इक्वलिटी, इक्विटी मींस इक्वलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉय। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारे जगह से आते हैं लोग, ऐसा ना, अलग अलग देश से आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं, सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कौन काला गोरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो कौन से, वो अलग स्टेट से है, ये अलग स्टेट से, वो अलग कंट्री से है, ये अलग कंट्री से, ऐसा तो होता ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एमएनसी में हर मतलब कौन से हर देश के लोग रहते हैं, बहुत सारे देश के लोग रहते हैं, ऐसा बहुत सारे कंट्री से आते हैं। कोई मान लो एमएनसी में काम कर रहे हैं तो कोई अमेरिका से है, कोई इंडिया से है, कोई नेपाल से है, ये सब तो हर जगह से है, कोई जापान से है। तो आप समझ रहे हो कि इक्वलिटी मेंटेन होना चाहिए, ओके। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ओके। प्रॉपर प्लेस होना चाहिए हर चीज का, ओके। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट है आपका स्केलर चेन। तो समझते हैं इसको क्या बोलते थे हेनरी फ्योल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव चेन। ऑर्गेनाइजेशन में चेन होना चाहिए, चेन ऑफ अथॉरिटी, पावर का भी, अथॉरिटी का भी, कि किसको कितना अथॉरिटी दिया जाए, ये समझो, एंड कम्युनिकेशन का भी, ये समझो, दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मींस द जूनियर वन, ओके, और मैनेजर भी फॉलो करे उसको, ये समझो। कम्युनिकेशन करने का भी एक चेन हो, ये नहीं कि कोई बात हुआ डायरेक्ट आप सब पहुंच गए सीईओ के पास या सीईओ या फिर डायरेक्ट डायरेक्टर के पास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समझो। तो फ्योल ने बोला कि आपको एक चेन के थ्रू जाना होगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको सबको बताते हुए जाना होगा, ताकि सारा बात सबको पता चले, किसी को स्किप नहीं करना है आपको, ये समझो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी इंफॉर्मेशन, आप ही समझो। एक और एग्जांपल देता हूं, बाद में फिर आता हूं यहाँ पे। अब मान लो कुछ होता है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। क्लास में ही, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, क्लास में ही अगर बच्चों को कुछ होता है तो वो क्या डायरेक्ट डायरेक्टर के पास तो नहीं जाता, अपने क्लास टीचर को बताएगा, ये समझो, फिर जाके वो प्रिंसिपल को बताएगा, तब जाके डायरेक्टर, है कि नहीं, कुछ प्रोसेस है प्रिंसिपल की, पहले वाइस प्रिंसिपल, ये समझो, तो क्लास अपने क्लास टीचर को बताएगा, फिर वो बात वाइस प्रिंसिपल तक जाएगी, फिर प्रिंसिपल, फिर डायरेक्टर, तो एक चेन है, ये समझो। तो उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, एक चेन फॉलो करते हुए जाना है, ओके। ये नहीं कि आप यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच गए, ओके। तो यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए चेन। ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन होना चाहिए, चेन ऑफ अथॉरिटी, पावर का भी, किसको कितना पावर दिया जाए, और चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी, ओके, दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट, एंड मींस सबऑर्डिनेट मींस द जूनियर्स। Every information must pass through every key of this chain. हर कोई भी इंफॉर्मेशन सबके पास से होके जाना चाहिए, ये समझो, ताकि सबको जानकारी रहे कि ऑर्गेनाइजेशन में आखिर चल क्या रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में, ये समझो, आखिर ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। देखो बाकी तीन को पता ही नहीं चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, क्योंकि ये भी तो ऑर्गेनाइजेशन की ही पार्ट है ना, ये समझो, ये भी तो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, तो इन्हें पता चलना चाहिए। नो स्किपिंग एंड नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड, कोई भी स्किप नहीं कर सकता कोई भी की, ओके। अब इस चीज को समझने के लिए देखो, पहले तो अभी हम लोग ये समझे, हम लोगों ने यहां तक देखा, ओके। देखो जैसे कि आपको, जैसे मान लो ये ई है, अब इसको एम को कुछ बताना है, कुछ मैसेज पास करना है, तो ये पहले इसको बोलेगा, यहां जाएगा, फिर यहां से इसको ऐसे करते करते ए के पास, एल के पास, तब एम के पास, ओके, ऐसे होगा। तो ये चेन फॉलो होना होगा, ये समझो। अब मान लो कि एकदम अर्जेंट है, होता है ना, कभी कभी बहुत अर्जेंट आ जाता है कि एकदम डायरेक्ट बताना ही है इधर, हाँ, ई को बताना ही है ओ को, ओके। तो
ये कैसे होगा? अब ये देखो, गैंग प्लैंक के थ्रू फेवर ने बोला इन केस ऑफ अर्जेंसी, अगर कुछ बहुत अर्जेंट है, फेवर परमिटेड ए शॉर्टकट, एक शॉर्टकट बनाया हुआ है इन द चेन में एक शॉर्टकट है, ओके, नोन एज गैंग प्लैंक, जिसे हम किस नाम से बोलते हैं? गैंग प्लैंक, ओके। अब ये होता क्या है? गैंग प्लैंक अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉई ऑफ द सेम लेवल, ओके, विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन। आप स्केलर चेन फॉलो किए बिना, ओके, आपको मान लो, आप मान लो ये है, ओके, ए बी सी, सेम बनाता हूं, ए बी सी डी ई एफ, या फिर एल एम एन ओ पी, ओ को बताना है, ई बताएगा ओ को, तो ये इसको बताएगा, इसको बताएगा, इसको बताएगा, इसको, यहाँ जाते जाते यहाँ तक बताएगा। तो ये तो नॉर्मल चेन हो गया, ओके, स्केलर चेन हो गया। अब कुछ अर्जेंट है तो ये डायरेक्ट इसको बता सकता है, सेम लेवल है, डायरेक्ट इसको बता सकता है थ्रू गैंग प्लैंक, ओके, इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इसको क्या बोला जाता है? गैंग प्लैंक। ये डायरेक्ट इसको बताएगा गैंग प्लैंक, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चेन के थ्रू जाएगा कोई भी मैसेज, कोई भी की स्किप नहीं होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, सब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर इज ए शॉर्टकट मेथड नोन एज गैंग प्लैंक, डायरेक्ट इमरजेंसी में आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, बिटवीन द टू एम्प्लॉय कम्युनिकेशन हो सकता है, और द सेम लेवल पे होना चाहिए विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be proper effort to achieve stability and continuity of tenure of person। एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, मान लो कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ABC लिमिटेड, यहाँ काम किया 1 साल, फिर जेड लिमिटेड यहाँ काम किया 6 मंथ, वाई लिमिटेड यहाँ काम किया 5 मंथ। मतलब ये क्या चल क्या रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन को जाने भी नहीं छोड़ रहा है। आपको तो ऑर्गेनाइजेशन को जानने में 1 साल लग जाएंगे, समझने में 1 साल लग जाएगा, ये समझो। तो फेवर बोलते हैं कि टिके रहो, कोशिश करो, एक ही जगह कंटिन्यू करो, तब आपका प्रमोशन भी होगा, तब आपको धीरे धीरे सैलरी भी इंक्रीज होगी, तब आपको मतलब क्या है, आपको प्रायोरिटी भी दिया जाएगा, ओके, आपको बोनस दिया जाएगा, हर काम में आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, आपको ऊपर रखा जाएगा। आपका अगर मान लो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल हो गया, या फिर 10 साल ही मान लो, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स मामूली नहीं होता है, ये समझो। तो आपको सीखने मिलेगा, आप 1 साल में जानोगे, उसके बाद धीरे धीरे आप काम करोगे, 10 साल तक काम करोगे, तो आपको क्या होगा? आपका अच्छा होगा, ये समझो, आपका प्रमोशन होगा, आप डायरेक्टर भी, सीईओ भी बन सकते हो, ये समझो। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर। आप पूरा एफर्ट डालो कि आप कंटिन्यू करो, स्टेबल रहो, एक ही जगह स्टेबल रहो, कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर। ये नहीं कि 4 महीना इधर, 3 महीना इधर, 2 महीना इधर, कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप ऑर्गेनाइजेशन को जानोगे तब तक आप छोड़ दोगे, जानोगे आप अच्छा हो ही रहे हो उस फील्ड में, तब तक आपको चेंज होना पड़ेगा, तो इससे आपका डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट 13 तक पहुंच चुके हैं हम लोग, वीडियो लंबी हो गई है लेकिन समझना भी जरूरी है। ओके, तो स्टे ट्यून, बने रहो, बस 2 और। इनिशिएटिव। According to this principle, workers should be encouraged and given an opportunity to take some initiative in making and executing plan। देखो, वर्कर को भी आप चांस दो, एम्प्लॉय को भी आप चांस दो कि वो भी अपना दिमाग लगाए, ताकि उनको भी खुशी मिलती है। ये समझो कि हाँ, हमसे भी पूछा जाता है, हमें भी बोला जाता है कि आप भी कुछ प्लान बनाओ, बताओ, हम लोग के सामने आके पेश करो, बोलो कि हाँ, आप अपना ओपिनियन रखो, बताओ कि ये आप अपना एक आइडिया दो प्रोडक्शन का, आपका कोई अलग मेथड हो सकता है कि नहीं? जरूरी नहीं है, हर इंसान अलग है, हर इंसान का बैकग्राउंड अलग है, जरूरी नहीं है कि जो लोअर लेवल में काम कर रहे हैं वो नहीं दे सकते आइडिया, वो बेटर आइडिया दे सकते हैं कभी कभी सीनियर लोगों से, है कि नहीं? कोई भी कुछ भी आइडिया दे सकता है, ये सुनो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, मतलब आपको कैसे पता कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा हो? ये सुनो, क्या पता है बहुत बढ़िया प्लान चल रहा हो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तक लेके चला जाए। ये सुनो, शेयर मार्केट में आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन एकदम आगे चला जाए शेयर मार्केट में, ये तो कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी फेवर सही बोले कि
सबको चांस देना चाहिए, वर्कर्स शुड बी एनकरेज, उनको एनकरेज करना चाहिए कि अभी कोई अपने तरफ से इनिशिएटिव लो, स्टार्टिंग करो आप भी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई मैनेजर या फिर कोई टॉप लेवल अगर कुछ इनिशिएटिव ले रहे, कुछ नया प्लान कर रहे हैं, तो उनसे उनको बुलाओ और उनके सामने करो। ओके, उनसे पूछो कि सही है ऐसा किया जाए, तो उनको अच्छा लगता है इससे। यस और नो? एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। समझ में आया? यस और नो? लास्ट वन, स्पिरिट दी कॉर्ड्स। अब ये क्या है, इतना भयानक वर्ड, स्पिरिट दी कॉर्ड्स। इसका मतलब एक ही है, सीधा ये आप देखो, टीम वर्क। टीम वर्क, इसका मतलब टीम वर्क करना जरूरी है, अकेला तो होगा नहीं। तो मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज टीम स्पिरिट, पूरे टीम का स्पिरिट बना के चलो। यस सर नो? पूरा टीम का स्पिरिट बना के चलो। मैनेजमेंट को ये ध्यान देना होगा पूरे टीम में जोश हो, यूनिटी हो, हार्मनी हो, कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, तालमेल हो। यस सर नो? शांति बनाए रखे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बना रहेगा। यस सर नो? ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। मैनेजर को बोलना चाहिए कि आई को हटाओ। यस सर नो? आई कैन डू इट, गलत बात। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं नहीं, हम कर सकते हैं। हम मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक लेके जा सकते हैं। वी रखो। ओके, आई को रिप्लेस करो, वी को लाओ, वी कैन डू इट। ओके, सो टीम बहुत अच्छा, आपका फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सो गाइस, टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। ओके, सो गाइस, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, मुझे सपोर्ट करो, मुझे बहुत जरूरी है आप लोगों के सपोर्ट का। और लाइक कर दो एक,